नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी प्रेम कहानी है। इससे पहले कि आप मेरी प्रेम कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आज फिर वैसा ही मौसम, वैसी ही बर्फबारी हो रही है। वही बेंच है जहां आखिरी बार तुम मेरे साथ बैठी थी, और फिर वहीं मुझे अकेला ऐसे ही बर्फबारी में बैठा छोड़ करके गई थी। देखो, आज फिर वैसा ही मौसम है और वही मैं हूँ। हाँ, थोड़ा सा बदल गया हूँ। चेहरे पर झुर्रियों ने अपनी बादशाहत जमा ली है। तुम्हारी तरह कुछ दांत भी वापस कभी ना आने के लिए छोड़ करके चले गए हैं। हाँ, अब मैं तुम्हें बहुत दूर से आते हुए देखकर पहचान नहीं पाऊंगा तो क्या हुआ, यहाँ से दूर दूर तक तुम्हारी मौजूदगी को भांप सकता हूँ। ये दिल है ना, ये पहले से ज्यादा जवान हो गया है। सपने में भी तुम्हारी मौजूदगी को एहसास करा देता है। पैर थोड़े कमजोर हो गए हैं, पर फिर भी तुमसे मिलने को रोज 1.5 किलोमीटर चल करके आते हैं। काश वक्त ने साथ दिया होता तो तुम्हारा साथ पाने के लिए मुझे रोज रोज यहाँ नहीं आना पड़ता। हम साथ होते होते ना, देखो ना, मुझे आज भी तुम्हारी पसंद याद है। यही फूल पसंद है ना तुम्हें, इन्हीं के लिए तुम मुझसे रूठी थी और फिर आज तक वापस नहीं आई। अरे भाई साहब, इतने सर्द मौसम में आप यहाँ कैसे बैठे हो? बर्फ पड़ रही है, घर पर सब चिंतित हो रहे हैं। चलिए घर चलें। दूर से ही बोलते हुए मदन लाल आए। क्या भाई साहब, कुछ मौसम का भी ख्याल कर लिया कीजिए। बूढ़ी हड्डियों में इतनी ठंड झेल नहीं पाएंगी, बीमार पड़ जाओगे। फिर कैसे आओगे रोज रोज यहाँ? कोई जवाब ना पाकर के मदन लाल फिर बोला, चलो मदन लाल, घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। मदन लाल की बात का जवाब दिए बिना ही वह बेंच पर फूल रख करके उठते हुए बोले। मदन लाल ने उनका हाथ पकड़ा और पगडंडी की ओर चल दिए। चलते हुए उसने पूछा, एक बात बताओ समरकांत भाई साहब, चाहे ओले पड़ रहे हो, चाहे गर्म लू चल रही हो, चाहे बाढ़ आ रही हो, पर आप बिना नियम तोड़े यहाँ जरूर आते हो और हमेशा आप यही फूल ले करके आते हो। भगवान झूठ ना बुलाए, आज आपकी कहानी जानने की बड़ी इच्छा जोर मार रही है। आज बता ही दीजिए। मदन लाल, कुछ कहानियाँ जब तक दिल की गहराइयों में जब्त रहती हैं तब तक अनमोल होती हैं। जिस दिन जुबा पर आ जाती हैं अपनी अहमियत खो देती हैं। मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। जब तक यहाँ हूँ सीने पर हाथ रखते हुए बताए। तुम और दूसरे भी ना जाने कितने ही लोग जानने की जिज्ञासा रखते हैं कहानी को, पर जिस दिन जुबा पर बात आई उस दिन बात आई गई हो गई। समरकांत ने बड़ी गंभीर मुद्रा में कहा। मदन लाल अब आगे पूछने में झिझका कि कहीं समरकांत नाराज ना हो जाएं। फिर भी हिम्मत करके पूछ ही लिया, पर समर भाई साहब, क्या आपकी पूरी लाइफ हमारे लिए पहेली ही बन करके रह जाएगी? भगवान झूठ ना बुलाए, सबको एक ना एक दिन उसके पास जाना ही है। भगवान आपको लंबी उम्र दे, पर कभी ना कभी तो आपको भी जाना ही है। उसके बाद आप सब के लिए एक अनसुलझी कहानी बन जाओगे। नहीं मदन, ऐसा नहीं होगा। वैसे मैंने अपने भाई को भी बता रखा है, तुम्हें भी बताए देता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी अंतिम क्रिया से पहले मेरे संदूक में रखी नीली डायरी जरूर पढ़ लेना, सब कुछ पता चल जाएगा। समरकांत ने कपकपाती आवाज में कहा। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसकी आवाज बर्फीली ठंड से कांप रही थी या बुढ़ापे के कारण। बर्फ के कारण रास्ते में फिसलन हो रही थी, मगर अपनी उम्र के 70वें पायदान पर था। कहीं फिसल कर गिर गया तो कमजोर हो चुकी हड्डियां जवाब दे जाएंगी। यही सोच करके 45-50 वर्षीय मदन समर के साथ
साथ साथ धीरे धीरे चल रहा था। जहाँ कहीं जरा सा भी पैर रपटता वह झट से पकड़ लेता उन्हें। तुम इस समय यहाँ मुझे लेने आए थे मदन, मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी। समर ने कहा, तुम्हारा भतीजा रजत शहर गया है, घर पर कोई मर्द नहीं है, बर्फ गिरते देख बहू तुम्हारे लिए परेशान हो गई। उसी ने भेजा कि अंधेरा होने से पहले तुम्हें ढूंढ लाऊं, नहीं तो रास्ते बंद हो गए तो बुढ़ऊ आएंगे कैसे। मदन मस्खारे लगाते हुए अंदाज में बोला। हाँ हाँ हंस लो, मेरी उम्र तक आते आते तुम ऐसे भी नहीं रह जाओगे कि यहाँ तक पैदल चल के आ सको, देख लेना। समरकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे आ पाऊंगा, आज तक कोई जगह मेरी इतनी पसंदीदा बनी ही नहीं कि वहाँ बैठ करके मेरी बूढ़ी हड्डियां जवान हो उठें। कहते हुए मदन हंस पड़ा। हंसी मजाक करते धीरे धीरे चलते दोनों गांव में पहुंच गए। समरकांत के घर पहुंच करके मदन ने उसके कपड़े बदलवाए और तसले में लकड़ियां जला करके ठंड से जम चुके हाथ पैरों को सेंकने लगा। सामने की खिड़की का शीशा अभी अभी किसी ने साफ किया था। वहां से बाहर का नजारा इतना आकर्षक लग रहा था कि एक बार नजर गई तो हटाना मुश्किल हो जाए। दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर चांद की रोशनी में जगह जगह से झिलमिलाती हुई अलग ही मनोहरी छटा बिखेर रही थी। जगह जगह जुगनू जैसी चमक ऐसे उठती जैसे किसी ने हीरे बिखेर दिए हों। समरकांत इसी मनोहारी छटा को देखते हुए न जाने किन ख्यालों में खो से गए। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते यात्रा को और अधिक लंबा बना देते हैं। अगर सीधी समतल राह होती तो यही दूरी कितनी जल्दी तय हो जाती। एक तो राह ऐसी, फिर ये बारिश क्या कम थी जो बर्फ भी पड़ने लगी। ओंठों से ओंठों में बुदबुदाता हुआ अपने आप से ही बातें करता वह 20-25 साल का सुंदर हष्ट पुष्ट युवक दोनों हथेलियों को बाहों के नीचे दबाए जल्दी जल्दी लंबे लंबे डग भरता हुआ चला जा रहा था। धरती पर बर्फ की मोटी सी चादर बिछ चुकी थी। दूर दूर तक पेड़ पौधे पत्ते फूल सबका एक ही रंग दुधिया सफेद हो चुका था। जहां एक और रास्ते पर चलने वालों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, बर्फ जमे रास्ते पर संभल करके ना चले तो पैर फिसलते ही खाई में गिरने की संभावना थी। वहीं मौसम की सुंदरता अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। एक ओर नीचे खाई में देखने पर ऐसा लग रहा था मानो झाड़ियों में पेड़ों के पत्तों और टहनियों पर दूध का फेन जमा हो, तो दूसरी ओर ऊंचाई पर पेड़ पौधे और झाड़ियों ने मानो सर्दी से ठिठुर कर सफेद रंग की रजाई ओढ़ ली। संध्या का समय था, अंधेरा होने में भी अधिक समय नहीं रह गया था। एक ओर प्रकृति की दर्शनीय छवि मन को आनंदित कर रही थी तो दूसरी ओर मौसम की भयावहता मन को आशंकित कर रही। ऐसे में कोई रुक करके प्राकृतिक सौंदर्य का रसपान करे या शीघ्र अतिशीघ्र सुरक्षित घर पहुँचे। युवक इन पहाड़ी क्षेत्रों की प्रकृति परिवर्तनों से भली भांति परिचित थे, इसलिए बिना रुके सावधानी पूर्वक आगे बढ़ता जा रहा था ताकि अंधेरा होने से पहले पहले घर पहुंच जाए। पर शायद ईश्वर ने कुछ और ही सोच रखा था और ईश्वर के लिखे के विपरीत कभी कुछ भी हुआ है जो आज होता। अचानक कहीं से आवाज आई, बचाओ बचाओ। कहीं से किसी लड़की की चीख से युवक के कदम ठिठक गए। वह रुक गया, गर्दन घुमा करके इधर उधर देखने लगा, पर जहां तक उसकी नजरें देख सकती थी कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। उसने अपना भ्रम समझ जैसे ही आगे बढ़ा, फिर वही आवाज आई, बचाओ बचाओ। अब उसे विश्वास हो गया कि जरूर कोई मुसीबत में है। उसने जोर से पुकारा, कौन है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे बचाऊं? नीचे देखो। युवक के बायों ओर से आवाज आई। उसने पगडंडी से नीचे की ओर झांक कर देखा तो अवाक रह गया। एक पतली सी टहनी के सहारे एक युवती अपने आप को नीचे खाई में गिरने से बचाने के लिए कोशिश कर रही थी। न जाने कब से लटकी होगी, उसका सिर और कंधे बर्फ से ढके हुए थे। वो आवाज ना देती तो किसी को दिखाई भी ना देती। वह युवक सोचने लगा कि कैसे बचाऊं। बर्फ के कारण नीचे उतरने की कोशिश बेवकूफी होगी, आसपास कोई रस्सी भी नहीं मिलेगी। वह सोच ही रहा था कि उस युवती की आवाज फिर आई,
जल्दी कीजिए प्लीज, मेरा हाथ छूट रहा है। नहीं नहीं, तुम जोर से पकड़े रहो, मैं कुछ करता हूँ। युवक जल्दी जल्दी अपना ओवरकोट उतारने लगा। उसके दोनों बाजुओं में अपनी पैंट और फिर मफलर को बड़ी फुर्ती से बांध करके नीचे लटकाते हुए बोला, तुम पहले एक हाथ से इसे पकड़ने की कोशिश करो, फिर जब मजबूती से पकड़ लेना तभी दूसरे हाथ से टहनी छोड़ना। ध्यान रखना तुम्हारे हाथ जम चुके हैं, उंगलियों अकड़ चुकी हैं, छुअन पता भी नहीं चलेगा, इसलिए ध्यान से पकड़ना। वह युवक जैसे जैसे बताता गया युवती करती गई और वह उसे सावधानी पूर्वक ऊपर खींचने लगा। थोड़ी ही देर में जब वह युवक के हाथों के दायरे में आ गई तो युवक ने उसका हाथ पकड़ करके ऊपर खींच लिया। दोनों वही पगडंडी पर बैठकर अपनी सांस दुरुस्त करते रहे। फिर युवक ने अपनी वही पतलून पहनी जो गीली हो चुकी थी। उसने देखा कि कंपकपी के कारण युवती के दांत बज रहे थे। उसने अपना ओवरकोट उसे पहना दिया और कुछ कदमों की दूरी पर पेड़ के नीचे बेंच देख करके उसे सहारा दे करके बेंच तक लाया। बेंच से बर्फ साफ करके उस पर युवती को बैठाया और खुद बगल में बैठ करके उसकी हथेलियों को रगड़ करके गर्म करने की कोशिश कर रहा था। बर्फ गिरना बंद हो चुका था। अंधेरा भी धीरे धीरे अपना दामन पसारने लगा था। युवक का गांव यहाँ से कोई 1.5-2 किलोमीटर था, पर वह उस युवती को अकेला छोड़ करके नहीं जा सकता था और ठंड जैसे युवती के शरीर में समा चुकी थी। वह जोर जोर से कांप रही थी। युवक उसकी हथेलियों को रगड़ करके गर्म करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका यह प्रयास असफल हो रहा था। तुम गिरी कैसे? अचानक अनचाहे ही वह पूछ बैठा। पता नहीं, शायद पैर कुछ घास के ऊपर पड़ गया और मैं फिसल गई। वो तो अच्छा हुआ कि हाथ में टहनी आ गई और मैं लटक गई। आप मेरी वजह से बहुत परेशान हुए हैं। युवती बहुत कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ठंड की अधिकता से या जिस मौत का सामना करके अभी अभी वह आई है, उस दहशत के प्रभाव से उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं था। लाख कोशिशों के बाद भी वह अपनी कंपकपी को रोक नहीं पा रही थी। तुम कहाँ रहती हो? मेरा मतलब तुम्हारा गांव, युवक ने पूछा। रायपुर। वो तो ज्यादा दूर नहीं है, तुम चलो, मैं छोड़ दूंगा तुमको। अब तो अंधेरा भी हो गया है, रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा, युवक ने कहा। हाँ हाँ चलिए, कहती हुई वह उठने लगी तो युवक ने उसे सहारा दे करके उठाया। आसमान साफ था पर पेड़ पौधों के कारण अंधेरे की गहनता बढ़ गई थी। कदम भर की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में वह युवक युवती को कंधों से पकड़े हुए अंदाजे से ही धीरे धीरे पगडंडी पर आगे बढ़ रहा था। तभी युवती का पैर किसी पत्थर से टकराया और वह चीख पड़ी। युवक घुटनों पर बैठ करके उसका पैर अपने एक घुटने पर रख करके अपनी हथेलियों से उसे गर्म करने की कोशिश करने लगा। तभी उस युवती ने अपना पैर खींच लिया और बोली, आप पहले ही इतना कुछ कर चुके हैं मेरे लिए, तो आप भगवान बन करके आए हैं। अब ऐसा न कीजिए कि मैं आत्मग्लानि से उबर ही ना पाऊं। आपको नंगे पैर चलने में दिक्कत हो रही है, ऐसा कीजिए मेरे जूते पहन लीजिए। कह करके वह अपने जूते खोलने लगा। तभी कुछ दूरी पर रोशनी दिखाई दी। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, शायद कोई इधर ही आ रहा है, युवती बोली। हाँ, पर शायद एक से ज्यादा लोग हैं, मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं, हो सकता है हमें कोई सहायता मिल जाए, युवक ने कहा। वह रोशनी अब और पास आ चुकी थी। धीरे धीरे कुछ परछाइयां नजदीक और नजदीक आती जा रही थी। ये दोनों भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। युवती ने डर के कारण युवक का हाथ जोर से पकड़ लिया था। भय तो युवक को भी लग रहा था, पर वह अपना डर प्रकट नहीं कर सकता था। अगर लुटेरे हुए तो युवती ने कहा, हमारे पास है ही क्या लूटने को, उल्टा दे करके जाएंगे। युवक ने उसका डर कम करने के उद्देश्य से कहा। वो साए पास आ चुके थे। 4 लोग थे, हाथों में लाठी और टार्च थे। जैसे ही पास आए उनमें से एक युवक बोल पड़ा, अरे भाई, कहाँ रह गए थे? हम तो डर ही गए थे कि पता नहीं ऐसे मौसम में कहाँ होंगे। और ये आपके साथ कौन है? ये
इनको पहले इनके घर पहुंचाना है, चलो चलते हैं। चलते चलते रास्ते में बताता हूँ कि क्या हुआ। कहते हुए युवक युवती को सहारा दे करके चलने लगा और सारी बातें उन सबको बताने लगा। उनकी बातों से युवती को पता चला कि युवक का नाम समरकांत है और आने वालों में एक उसका भाई है। युवती के बूढ़े पिता उसे सही सलामत देख करके बहुत खुश हुए और समर को बार बार हाथ जोड़ करके धन्यवाद कहते रहे। युवती को उसके घर तक सुरक्षित पहुंचा करके समर को अपार संतोष का एहसास हो रहा था। उसे नहीं पता था कि निस्वार्थ भाव से कैसे किसी की सहायता करके इतनी प्रसन्नता होती है। वह युवती अपने बूढ़े पिता की इकलौती लाठी थी। उसके समय से न पहुंचने से वह बहुत परेशान थे, पर लाचार थे कि अपनी बेटी को खोजने भी नहीं जा सकते थे। उन्होंने पड़ोस में किसी से सहायता मांगी तो जवाब मिला कि नाहक परेशान हो रहे हो चच्चा, खराब मौसम के कारण कहीं रुक गई होगी, मौसम साफ होते ही आ जाएगी। उन्होंने आग्रह किया कि आज रात समर अपने भाई और मित्रों के साथ वहीं रुक जाए, परंतु उन लोगों ने घर पहुंचने की व्यवस्था जताते हुए अनुमति मांगी और अपने गांव के लिए चल पड़े। आज शनिवार है और शाम का वही समय जब समर की मुलाकात उस लड़की से हुई थी, वही लड़की जो खाई में गिरने वाली थी। तब भी समर अपनी नौकरी से साप्ताहिक छुट्टी पर घर आ रहा था। शहर की दूरी यहाँ से अधिक होने के कारण वह रोज का आना जाना ना करके हर शनिवार को आ जाया करता था और रविवार पूरा दिन घर वालों के साथ बिताता और सोमवार की सुबह फिर एक सप्ताह के लिए वापस अपनी नौकरी पर शहर चला जाता। आज मौसम साफ है किंतु ठंडी हवाएं मानो हड्डियों को छूती हुई गुजर रही हों। सूर्यदेव संध्या का आंचल ओढ़ने को आतुर अस्ताचलगामी हो रहे हैं। जाते जाते अपनी सुनहरी किरणों से वृक्षों और पर्वत की चोटियों की सुनहरी आभा से आलोकित कर रहे हैं। सर्द हवाओं से हाथ की उंगलियों को बचाने के लिए समर अपनी दोनों हथेलियों को अपनी बाहों के नीचे दबाए जैसे ही उस खाई के पास से गुजरा, उस दिन की घटना चलचित्र की भांत उसकी आंखों के सामने उभरने लगी। अगर वह लड़की गिर जाती तो यह सोचते शरीर में अजीब सी झुरझुरी महसूस होने लगी। वह एक पल को ठिठका और नीचे खाई में झांक करके देखा तो वह टहनी अब भी मस्ती में हवा के हल्के झोंकों के संग घूम रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कह रही हो कि देखो मैं हूँ जिसने उस लड़की को तुम्हारे आने से पहले भी और आने के बाद भी न जाने कितना देर तक थामे रखा। नीचे गहराई देखो, अगर मैं ना होती तो सोचो उसका क्या होता। बर्फ से ढक गई होती, किसी को पता भी ना चलता। नहीं, भय की एक लहर दौड़ गई समर के शरीर में और वह झटके से पीछे हट गया। अब कुछ तो मौसम और कुछ डर का असर, उसे कुछ ज्यादा ही सर्दी महसूस होने लगी। वह जल्दी जल्दी अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। पेड़ों को झुरमुटों को पार करके जैसे ही पगडंडी पर पहुंचा, उसकी गर्दन अनायास ही उधर मुड़ गई जहां पेड़ के नीचे बेंच थी। पर आज वह बेंच खाली नहीं थी, कोई लड़की बैठी थी उस पर। उसका कंधा और पीठ इस ओर था। घने लंबे बालों ने चेहरे को लगभग ढक रखा था, जैसे घने काले बादलों के पीछे छुपते हुए चांद की बस आभा ही बादलों की परतों के बीच में चमकती है, वैसे ही उसके गोरे दूधिया रंग की आभा घने बालों की लटों के बीच से झलक रही थी। उसके पैरों पर कुछ रखा हुआ था, कोई जैकेट जैसा कुछ था, परंतु तह लगे होने के वजह से समझ में नहीं आ रहा था। समर खुद को रोक ना सका। कौन है वह लड़की, यह जानने की जिज्ञासा में उसके कदम बरबस उधर मुड़ गए। उसके अंतसः में शायद कहीं यह आस थी कि वह लड़की वही है। वह लड़की मानो गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे समर के आने का एहसास भी नहीं हुआ। आप कौन हैं और इस समय यहाँ इस सुनसान सी जगह पर आप क्या कर रही हैं? समर ने पास पहुंच करके कहा। वह चौंक करके खड़ी हो गई। गोद में रखी हुई वस्तु नीचे गिर पड़ी। दोनों एक दूसरे को देख करके चौंक गए। आप दोनों के मुंह से एक साथ निकला। रंग ऐसा गोरा मानो दूध में एक चुटकी सिंदूर मिला दिया हो। तीखी पतली नाक का कोना ठंड से कुछ ज्यादा ही गुलाबी हो रहा था। नीली चमकती हुई आंखों में देखते ही
ही उसकी गहराई में खो गया समर, और कुछ भी पूछना याद ना रहा। गुलाबी ओंठ पता नहीं भय से या शर्म से थरथरा रहे थे। ना जाने क्या था समर की आंखों में कि उसे इस तरह एकटक अपनी ओर देखते पा करके उसकी घनी पलकों ने शर्म का घूंघट डाल दिया आंखों पर। उसे इस प्रकार शर्माती देख करके समर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह झेंपते हुए बोला, आप इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? ओ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। उस लड़की ने कहा, मेरा इंतजार? क्यों? समर को आश्चर्य हुआ। मैं आपका ओवरकोट देने आई थी, आपका घर नहीं पता था, इसलिए यही इंतजार कर रही थी। लड़की ने नीचे गिरा हुआ ओवरकोट उठाते हुए कहा, पर आपको ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ से आने वाला हूँ? उसने पूछा। मुझे पता नहीं था, लेकिन आप उस दिन इधर से इसी समय जा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आप किसी दिन तो यहाँ से निकलेंगे ही, और जब निकलेंगे तो मैं आपकी अमानत आपको लौटा दूंगी। आपने मेरी जान बचा करके मेरे बाबा और मुझ पर जो एहसान किया है उसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, पर मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है देने के लिए। उसने गर्दन झुकाए हुए ही जवाब दिया। तो क्या तुम रोज यहाँ आती थी? समर आश्चर्य के भावावेग में कब आपसे तुम पर आ गया उसे पता ही नहीं चला। जी मुझे पता नहीं था ना, इसलिए रोज आती थी। समर को समझ नहीं आया कि उसे क्या कहे। उसे तो यह भी एहसास नहीं रहा कि सर्दी बढ़ती जा रही है। उसने चुपचाप ओवरकोट ले लिया और एक पल चुप रह करके फिर बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप भी जाइए, अंधेरा होने वाला है। कहती हुई वह उसके गांव को जाने लगी, पगडंडी पर चल दी। सुनो, समर ने पुकारा। जी, वह अपनी जगह पर ही ठिठकी। अपना नाम तो बताती जाओ। रत्ना, कहती हुई वह तेजी से बढ़ गई। कल आओगी यहाँ? मैं इंतजार करूंगा। समर के मुंह से निकला। उसे खुद ही अजीब लगा कि उसने यह कैसे और क्यों बोला। उसने उधर देखा तो वह बिना जवाब दिए मुड़ करके ऊंची झाड़ियों के पीछे लुप्त हो गई थी। समर चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। उसे लगा पीछे कुछ छूट रहा है। उसने मुड़ करके देखा, वहां बस खाली बेंच थी। मूक कुछ कहती हुई वह बेचैनी से करवटें बदल रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सोने के लिए आंखें बंद करते ही बार बार उसकी आंखों के सामने समर का वही चेहरा आ जाता। उसकी आंखें, उफ, ना जाने क्या था उन आंखों में। सोचते ही रत्ना अकेले में भी शर्मा जाती। क्या वह उससे मिलने कल जाएगी? क्या उसे जाना चाहिए? लेकिन अगर नहीं गई तो यह तो धृष्टता होगी। आखिर उसने अपनी जान पर खेल करके मेरी जान बचाई है, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? आखिर इसमें बुराई भी क्या है? और फिर मैं तो मिलना चाहती हूँ उससे। सोचते ही वह फिर शर्मा गई। अगले दिन की मुलाकात के सपने बुनते बुनते इंद्रधनुषी सपने के रंगों को पलकों में संजोए वह सो गई। अपने सपनों को हकीकत में परिणित करने के लिए बाबा की खांसी की आवाज सुन करके रत्ना की आंख खुली। खिड़की की ओर गर्दन घुमाई तो अभी बाहर कोहरे ने अपना परचम लहराया हुआ था। मौसम की शीतलता देख सूर्यदेव भी मानो जागने को तैयार न थे। जहां तक नजर जाती ऐसा लग रहा था कि पेड़ पौधे, घरों की छतें सभी कोहरे नुमा रजाई से सिर बाहर निकाल करके सूरज के आने की बाट जोह रहे थे। रत्ना को भी मन हुआ कि फिर से रजाई में मुंह ढक करके सो जाए, लेकिन ज्यों ही उसने रजाई सिर तक खींची उसे बाबा के खांसने की आवाज आई। वह जल्दी से उठ गई। जल्दी जल्दी शॉल ओढ़ करके बाबा के कमरे में आई। बाबा रजाई ओढ़ करके बैठे थे। वह भीतर रसोई में गई और अंगीठी में आग जला करके अंगीठी ला करके बाबा के कमरे में रख दिया और उन्हें पानी गर्म करके पीने को दे करके उनके लिए काढ़ा बनाने लगी। रत्ना के हाथों का बना काढ़ा ही बाबा की खांसी के लिए रामबाण का काम करता है। पूरी सर्दियां जब तक बाबा को इस काढ़े की जरूरत पड़ती ही रहती है। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई बिटिया? अभी तो बाहर बहुत ठंड है, अभी क्या करोगी उठ करके? बाबा ने कहा। आपको खांसते देख करके मुझे नींद कैसे आती बाबा? सर्दी ज्यादा है तो आपकी खांसी भी उभर आई है। काढ़ा उनके हाथ में पकड़ाते हुए रत्ना बोली। आग से गर्म हो जाएगा कमरा। अब खांसी भी रुक गई है
तुम चाहो तो जाकर के सो जाओ, बाबा बोले। पर रत्ना को नींद कहाँ आने वाली थी। उसे तो बड़ी बेसब्री से शाम का इंतजार था। अब वह सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लेना चाहती थी, इसलिए वह रोजमर्रा की साफ सफाई के काम में लग गई, ताकि किसी काम के कारण उसका जाना स्थगित ना करना पड़े। पूरा दिन रत्ना का बड़ी व्यस्तता में निकला। अब उसे समर से मिलने जाना था, पर ना जाने क्यों वह अब भी निश्चय अनिश्चय के दोराहे पर खड़ी तय नहीं कर पा रही थी कि उसे जाना चाहिए या नहीं। आखिर क्यों जाए वह? उसका रिश्ता क्या है उससे? क्या सिर्फ एहसानों के बोझ तले दब करके उसका वहां जाना उचित होगा? वह अपने भीतर चल रहे झंझावतों से उलझी कुछ तय नहीं कर पा रही थी। दूसरी ओर समर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता, कभी कलाई पर बंधी घड़ी पे नजर डालता, कभी सामने रास्ते को देखते हुए अंदाजा लगाता कि अभी कितना समय और लगेगा वहां पहुंचने में। उसके मन में एक तूफान सा चल रहा था कि क्या रत्ना आएगी? क्यों आएगी? उसके लिए कोई जरूरी थोड़ी ना है, ना ही मैं उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार हूँ। आखिर क्यों आएगी वह? फिर उसके अंदर से ही आवाज आई, वो जरूर आएगी। उसकी आंखों ने स्वीकृति दे दी थी, देखना वो जरूर आएगी। अपने ही सवालों जवाबों में उलझा वह उस बाग में उस बेंच के पास पहुंच गया जिस पर उसने कल रत्ना को बैठी देखा था। वह जानता था कि वो नहीं आएगी, फिर भी ना जाने क्यों खाली बेंच देख करके उसे निराशा हुई। वह पूरे रास्ते अपने आप को समझाता आया था कि रत्ना नहीं आएगी, परंतु शायद उसके दिल के किसी कोने में यह विश्वास दृढ़ था कि वह जरूर आएगी। इसलिए उसे वहां ना पा करके वह उदास हो गया। उदासी से कहीं अधिक मन ही मन खिन्न हो रहा था। अपने ऊपर ही क्रोध आ रहा था कि उसने उसे क्यों कहा आने के लिए। क्या सोच रही होगी वह इस विषय में कि कितना स्वार्थी है। जान क्या बचाई एहसान समझ बैठा और उस एहसान की कीमत भी मांगने लगा। छी, कितना बुरा लगा होगा उसे। अब वह शायद कभी मेरी शक्ल देखना भी पसंद ना करे। मेरे ख्याल बार बार समर को व्यथित करने लगे। अब मेरा यहाँ क्या काम है, मुझे भी चलना चाहिए। यह सोच करके समर उठना ही चाहता था कि उसके दिल ने कहा, थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, इतनी जल्दी वापस जा करके करना भी क्या है। शायद अभी भी उसे कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि वो जरूर आएगी। समर बेंच पर चुपचाप बैठ गया। ना चाहते हुए भी बार बार उसकी नजर उस पगडंडी का मुआयना कर आती जो पगडंडी रत्ना के गांव की ओर जाती है। उसे बैठे हुए आधा घंटा होने को आया था, तभी ख्याल आया क्यों ना खाई की ओर ही घूम आया जाए। और यही सोच करके वह उठ करके उस ओर चल दिया जहां उसने रत्ना को खाई में लटकी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते देखा था। उसे ना जाने क्यों उस जगह से अजीब सा लगाव हो गया था, पर वहीं पैर लटका करके बैठ गया और आंखों ही आंखों में खाई की गहराई नापने लगा। कभी पेड़ पौधों की प्रजातियों को जानने की कोशिश करता, कभी अस्ताचलगामी दिवापति की ओर देखता। कुछ देर वह बैठा, कुछ देर बाद वह उठा और घर की ओर चल दिया। बगीचे के दूसरी ओर अनायास ही उसने गर्दन घुमा करके बेंच की ओर देखा। उसके कदम ठिठक गए। बेसख्त का मुंह से निकला, तुम आ गई? जी, मैं बहुत देर से यहाँ बैठी हूँ। रत्ना खड़ी होती हुई बोली, आप तो कह रहे थे कि रविवार को आप अपने घर पर ही होते हैं, पर आप तो शहर की ओर से आ रहे हैं। उसने उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही कहा, नहीं नहीं, मैं शहर नहीं गया था। वो दरअसल तुम्हें यहाँ ना पा करके मैं उस खाई की ओर घूमने चला गया था जहाँ पहली बार तुम्हें देखा था। समर अपनी ही रौ में बोलता चला गया। तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना, वह बेंच पर बैठता हुआ बोला। रत्ना चुपचाप बेंच के दूसरे किनारे पर बैठ गई। दोनों खामोश से सिर झुकाए बैठे थे। कभी कभी सागर गर्दन घुमा करके उसकी ओर देखता तो वह या तो पैर के अंगूठे से जमीन कुरेद रही होती या नाखून से बेंच का हत्था खुरचती मिलती। जैसे ही उसे एहसास होता कि सागर उसकी ओर देख रहा है, वह कुरेदना बंद कर देती। क्या हम ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे? कुछ बात करो। सुना है लड़कियां बहुत बोलती हैं, पर तुम तो बिल्कुल चुप हो, सागर ने कहा।
जी, आपने बुलाया, आप ही बताएं क्यों बुलाया है। उसने पहली बार सागर के चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए कहा। तुम्हें बुरा लगा? सागर ने पूछा। क्यों? मेरा बुलाना? मैंने ऐसा कब कहा? बिना सोचे ही उसके मुंह से निकला। मुझे डर लग रहा था कि तुम कहीं मुझे गलत ना समझ बैठो, पर ये सवाल तो अब भी है कि आपने मुझे क्यों बुलाया। सच कहूँ तो उस समय मैं भी नहीं जानता था, और अब भी यही कह सकता हूँ कि जितना भी समय तुम्हारे साथ होता है वह समय मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत पल महसूस होते हैं। शायद उन्हीं खूबसूरत पलों में बढ़ोतरी के लिए अनायास ही तुम्हें बुला लिया था। समर ने रत्ना के चेहरे पर नजर गड़ाए हुए ही कहा। उसको अपनी ओर एकटक देखता देख रत्ना ने शर्म से नजरें झुका ली। कुछ मैं भी पूछूं? सही सही जवाब दोगी? समर ने कहा। उसने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया। तुम भी आज शाम का इंतजार बेसब्री से क्यों कर रही थी? वह बिना जवाब दिए चुपचाप नाखून से बेंच को कुरेदने लगी। समझ गया तुम नहीं बोलोगी, लेकिन मुझे जवाब मिल गया। रत्ना उठ करके खड़ी हुई। क्या हुआ? समर भी खड़ा होता हुआ बोला। शाम हो गई, बाबा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, जाओ। मैं कल सुबह ही शहर चला जाऊंगा और फिर शनिवार को ही आऊंगा। चाहता हूं तुम्हें यहीं देखूं। बोलते हुए समर की आवाज ना जाने क्यों बेहद संजीदा हो गई, जैसे उसकी कोई बहुत ही प्रिय वस्तु उससे दूर हो रही हो। रत्ना का मन नहीं हो रहा था जाने का, पर ना चाहते हुए भी वह बिना कुछ बोले पगडंडी की ओर चल दी। उसके पैर बड़े भारी महसूस हो रहे थे। उसे सागर की आंखें अपनी पीठ पर गड़ी हुई महसूस हो रही थी। इससे पहले कि पगडंडी पर मुड़ करके झाड़ियों के पीछे लुप्त होती, पीछे मुड़ी तो समर को वहीं खड़े होकर के अपनी ओर देखता पाया। वह भी उसकी सूरत अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी ताकि एक हफ्ता आराम से कट सके। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर वह मुड़ी और आगे बढ़ झाड़ियों के पीछे गायब हो गई। समर भी धीरे धीरे भारी कदमों से चलता हुआ अपने गांव की ओर चल दिया। बगीचे के किनारे पर पहले ही पेड़ के नीचे रखी वह लोहे की बेंच इंतजार करती सप्ताह के उस आखिरी दिन की संध्या का, जब दो प्यार करने वाले उस पर बैठ करके अपने हफ्ते भर की बातों का पिटारा वहां खोलते। उस समय आसपास के पेड़ पौधों मानो उनकी खुशी में खुश होकर के झूम झूम करके अपनी खुशी व्यक्त करते। वातावरण में खुशनुमा बसंती निखार आ गया था। वह बेंच उनके प्यार की साक्षी और रत्ना के उस समय के विरह की साक्षी बनती जब समर गांव से दूर शहर में होता। रत्ना जब कभी अधिक व्याकुल महसूस करती तो आकर के घंटों अकेली उसी बेंच पर बैठ अपने सुनहरे पलों को याद किया करती थी। एक दूसरे का साथ पाकर के दोनों अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे। खुशियों का ये एक वर्ष पंख लगा करके कैसे उड़ गया पता ही नहीं चला। समर और रत्ना के इस रिश्ते की खबर उड़ती उड़ती रत्ना के बाबा तक भी पहुंच गई। पहले तो उन्हें बहुत क्रोध आया, परंतु रत्ना के बार बार मिन्नतें करने से वह समर के एक बार मिलने को राजी हुए। और फिर समर से बात करके उन्हें भी ऐसा लगने लगा कि वह हाथ में दीपक लेके ढूंढते तो भी अपने लिए ऐसा दामाद ना ढूंढ पाते। उन्होंने समर से वचन ले लिया कि अगले 2-3 माह में ही वह रत्ना से विवाह कर ले। उसने अपने घर में बात करने का आश्वासन दिया। रत्ना अपने बिस्तर पर लेटी सामने दीवार पर कीलों को ठोक कर टिकाए गए लकड़ी के एक फट्टे पर कई रंगों से सजे मिट्टी के फूलदान में सजे रजनीगंधा के सफेद फूलों को देख देख करके भविष्य के सुनहरे सपनों को आंखों में सजोए हुए सोचती है कि कैसे समर से उसने एक बार ही कहा था कि उस रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद है। वह चाहती है कि उसके आसपास में हमेशा उसकी भीनी भीनी सी खुशबू आती रहे। उसने तो बस अपनी पसंद बताई थी, परंतु तब से अब तक समर हर बार जब भी उससे मिलने आता रजनीगंधा के फूल लेकर के आता था। उन फूलों की महक से वह पूरे सप्ताह अपने प्रति समर के प्यार की महक को महसूस करती। अब तो मानो आदत सी बन गई थी
कि कमरे में प्रवेश करते ही सबसे पहले फूलदान में सजे रजनीगंधा के फूलों पर ही उसकी नजर जाती। उनमें समर की मुस्कुराती छवि नजर आती। अब समर के बिना एक एक पल उसे भारी महसूस होते। उसके बिना जीवन की कल्पना तो वह स्वप्न में भी नहीं कर सकती थी। और यही हाल समर का भी था। समर ने भी निश्चय कर लिया था कि अगले सप्ताह जब वह घर आएगा तो अपने पिताजी से रत्ना के विषय में बात करेगा। हालांकि सीधे सीधे उनसे कहने का साहस तो नहीं था, फिर भी चाचा की मदद लेकर के जैसे ही हो बात करना ही पड़ेगा। इस सप्ताह के एक एक दिन समर को एक एक वर्ष के बराबर लग रहे थे। भय मिश्रित उत्साह उसके हृदय में हलचल मचा रहा था। कभी कभी की कर्तव्य मूढ़ता का भाव उसे बेचैन कर देता। उसके पिता भी मानेंगे या नहीं, वह कैसे उन्हें मनाएगा, आदि सवाल कभी कभी उसे परेशान करते। पर फिर वह खुद को समझा लेता कि सकारात्मक सोच के साथ ही हर कार्य करना चाहिए। आखिर वह दिन भी आ गया जब समर अपने मन से एक दृढ़ निश्चय और आंखों में सुनहरे सपने लिए गांव की ओर चल रहा था। थोड़ी देर पहले ही बर्फ गिरी थी। अभी भी चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। हवा में वही शरीर में चुभने वाली बर्फीली ठंड थी। रास्ते में बर्फ की इतनी मोटी परत बिछ गई थी कि पिंडलियों तक पैर धंस रहे थे। फिसलन के डर से समर ने धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था। आज उसे फिर वही दिन याद आया जब उसने रत्ना को पहली बार देखा था। ऐसा ही मौसम और यही समय था और यही जगह थी। ये सोच करके समर ने खाई में जाने की कोशिश की तो वो टहनी बर्फ से ढकी झूम रही थी। उसे उस टहनी से लटकी बर्फ से ढकी हुई रत्ना का ख्याल आया और उसके शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। वह फिर आगे बढ़ गया। आज मौसम इतना खराब है कि रत्ना से मिल भी नहीं पाएगा। वो कैसे आएगी ऐसे मौसम में? यही सोचते हुए वह बगीचे के दूसरे छोर तक आ पहुंचा और आदतानुसार अनायास ही उसके पैर बेंच की ओर मुड़ गए। पर ये क्या, ऐसे मौसम में भी रत्ना वहीं बेंच पर बैठी मिली। बर्फ हटा करके बेंच पर बैठने लायक जगह को साफ किया हुआ लग रहा था। तुम आज भी? समर के मुंह से अनायास ही निकला। अगर नहीं आती तो तुम्हें देखती कैसे, और तुम्हें देखे बिना मुझे नींद कैसे आती? रत्ना उसके करीब आकर के बोली। पर रत्ना, मौसम बहुत खराब है, रास्तों का भी ठीक से पता नहीं चल रहा है। अपने रोज के आने की पगडंडी तो पता है ना, फिर काहे की चिंता? सच तो ये है कि तुम्हें नहीं देखती तो मुझे भी कहाँ नींद आने वाली थी। समर ने रत्ना को हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ, हफ्ते भर चैन की नींद सो सके इसलिए हमारी आंखों को जो एक दूसरे के दर्शन की खुराक चाहिए होती थी वो तो कल ही खत्म हो गई थी। रत्ना हंसती हुई बोली। सच कह रही हो? अच्छा, मौसम ठीक नहीं है, चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। तुम कुछ भूल नहीं रही हो क्या? वो भी मैं ही बताऊंगा, रत्ना तुनक करके बोली। रजनीगंधा के फूल, पर आज वो मिले ही नहीं। समर ने उदास हो करके ऐसे कहा मानो उससे कोई बड़ी गलती हो गई हो। नहीं मिले? पूरा हफ्ता मैं उन्हीं फूलों के सहारे निकालती हूँ, तुम कह रहे हो कि मिले ही नहीं। अब तुम ही बता दो कि ये पूरा हफ्ता मैं कैसे काटूंगी? उसे गुस्से में देख करके समर को बहुत पछतावा हो रहा था। उसे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था कि थोड़ा और कोशिश करता तो मिल जाते। रत्ना, तुम समझने की कोशिश करो। क्या समझूं? अब मैं जा रही हूँ, तुम मेरे पीछे मत आना। कहती हुई वह गांव की ओर चल दी। पर मैं छोड़ देता हूँ, समर ने कहना चाहा, पर रत्ना ने पीछे देखे बिना उसे हाथ दिखा करके रोक दिया। वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी। समर कितना प्यार करता है उसे। उसके झूठे गुस्से को भी सच मान बैठा। बेचारा कितना उदास हो गया। अब कल तक ऐसे ही रहेगा, फिर कल मैं उसको बता दूंगी कि ये सब तो मजाक था। फूल उससे बढ़ करके थोड़ी ना हो गए हैं, सोचती और मन ही मन हंसती वह गांव की ओर चली जा रही थी। इधर समर बेहद उदास हो गया। उसे लगा कि रत्ना ने इतने दिनों में एक ही तो तुच्छ सी चीज मांगी थी, उसकी यह छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सका। यही सोचता हुआ बुझे मन से वह अपने गांव की ओर चल दिया था। अगले दिन समर रत्ना से मिलने से पहले अपने पिताजी से बात करना चाहता था, इसलिए उसने अपने चाचा जी को सारी बात बता करके उन्हें पिताजी से बात करने के लिए मना लिया।
समर आज बहुत खुश था। खुशी के मारे वह बिना पंख ही हवा में उड़ रहा था, ख्यालों में ही गोते लगा रहा था। उसका बस चलता तो अभी अभी जा करके खुशखबरी रत्ना को सुना देता। ऐसे खुशखबरी पा करके उसका गुस्सा भी शांत हो जाता, पर क्या करे, आज मौसम ही साथ नहीं दे रहा है। सुबह से बारिश होती रही और अब दिन के तीसरे पहर से बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे समर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रास्ते में धीरे धीरे बर्फ जमने लगी थी। वह सोच में पड़ गया कि कैसे रत्ना से मिलने जाऊं, वो भी कैसे आएगी ऐसे मौसम में। पर कल भी तो आई थी, अगर आज भी आई और मैं वहां नहीं मिला तो नहीं, जाना तो पड़ेगा। यह सोच करके समर ने छाता लिया और सबकी नजरें बचा करके चुपचाप बगीचे की ओर चल दिया। बर्फबारी बंद हो चुकी थी, पूरा बगीचा सफेद चादर में ढक चुका था। समर का वहां इंतजार करते हुए 1 घंटा हो गया, पर रत्ना नहीं आई। क्या वह गुस्से की वजह से नहीं आई या मौसम खराब होने की वजह से? पर कल भी तो आई थी, शायद इसलिए क्योंकि कल उसे पता था कि शहर से तो जरूर आऊंगा, और आज शायद उसे ये विश्वास होगा कि ऐसे मौसम में मैं नहीं आऊंगा। इसी उधेड़ बुन में शाम हो गई। तिमिर का छुटपुटा फैलने लगा, आसमान का एक भाग सिंदूरी होने लगा। समर समझ चुका था कि रत्ना को आना होता तो अब तक आ चुकी होती। यह सोच करके वह मायूस सा हो करके वापस गांव की ओर चल पड़ा। मायूस से पैर इतने भारी हो रहे थे कि उसको एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा था। वह जैसे तैसे घर पहुंचते पहुंचते थक करके चूर हो चुका था, इसलिए चुपचाप जा करके बिना किसी से कुछ कहे सो गया। इस बार समर गांव से बहुत बुझा बुझा सा आया। आते आते मन में वही ख्याल आ रहा था कि काश एक बार रत्ना को देख लेता तो खुशी खुशी दिन गुजर जाते। पर शायद रत्ना इतनी नाराज हो गई थी कि अब उसे रजनीगंधा देकर ही मनाना पड़ेगा। खैर, अभी भी उसे खुशखबरी भी तो नहीं मिली है। अगर पता होता तो वह नाराज ही ना होती। जब पता चलेगा तो सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। पर इतनी बड़ी खुशखबरी उसे खाली हाथ नहीं सुनाऊंगा। यही सोच करके समर ने बाजार से रत्ना के लिए एक सुंदर सी गुलाबी रंग की साड़ी खरीदी और उसके साथ ही एक सुंदर सी शाल। जाने से पहले उसने फूल वाले को खोज करके उससे रजनीगंधा के फूल लिए और गांव के लिए चल पड़ा। स्टेशन से गांव तक पैदल ही जाना होता है। आज मौसम भी साथ दे रहा है, इसलिए समर जल्द से जल्द बगीचे की बेंच पर पहुंच जाना चाहता था। हमेशा रत्ना उसे वहां इंतजार करती मिलती है। आज वह पहले पहुंच करके इंतजार करना चाहता था, लेकिन उसे पता है उसका यह सपना पूरा नहीं होने वाला है। वह पहले भी कई बार कोशिश कर चुका है, पर हमेशा रत्ना वहां पहले से ही मौजूद होती है। आखिर वह अपनी मंजिल तक आ ही गया। बगीचे का वह पेड़, जिसके नीचे का वह बेंच, और वह बेंच अब तक समर के लिए मंदिर के समान बन चुका था, जहां पहुंच करके उसे अपार खुशी और शांति का एहसास होता। आज दूर से ही वह बेंच दिखाई दे रही थी, पर खाली। समर अनजाने ही किसी अनहोनी के भय से कांप उठा। आज रत्ना आई क्यों नहीं? अब तक तो आ जाती थी। सोचते हुए समर वहीं बेंच पर बैठ गया। उसका मन तरह तरह की आशंकाओं से घिरने लगा। क्या सिर्फ फूलों के लिए रत्ना इतनी नाराज हो सकती है? नहीं, जरूर कोई और ही बात है। शायद उसके बाबा ने रोक दिया हो। ऐसे तरह तरह के विचारों से घिरा समर खुद को रोक ना सका और रत्ना के गांव की ओर चल दिया। गांव में प्रवेश करते ही आसपास के लोग उसकी ओर सवालिया नजरों से देखते। कुछ लोग आपस में ही एक दूसरे को ऐसे देखते जैसे पूछ रहे हो, क्या तुम इसे जानते हो? उन सभी सवालिया निगाहों के तीर सहता, कुछ को अनदेखा करता वह रत्ना के घर तक पहुंचा और घर के बाहर पहुंचते ही जैसे उस पर वज्रपात हो गया। रत्ना के घर के स्थान पर मलबा पड़ा हुआ था। हाथ से अटैची छूट गई। उसके पैरों में उसका वजन उठा पाने की औकात नहीं रह गई थी। लड़खड़ा करके वहीं धम्म से बैठ गया। उसे ऐसे गिरते देख 2 लोग उसके पास दौड़ आए। क्या हुआ बाबू, ठीक तो हो? उनमें से एक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। ये लोग कहाँ? समर आगे बोल ना सका। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। बहुत बुरा हुआ बाबू, पिछले हफ्ते जो तूफान आया था इस परिवार को ही अपने साथ ले गया।
मकान पहले से ही जर्जर हो रहा था। तूफान झेल न सका, सोते हुए बाप बेटी इसी में दब गए। दूसरे व्यक्ति ने बताया, समर को मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के सामने रत्ना का मासूम चेहरा आकर के टिक गया। उसे अपनी सुध बुध ही ना रही। वह वहीं बैठा निर्विकार उस मलमे को देख रहा था जिसमें रत्ना और उसके बाबा दबे हुए थे। बाबू, अरे ओ बाबू, क्या हुआ आपको? उनमें से एक ने समर को झकझोरते हुए कहा। ये वही बाबू हैं क्या जिनसे रत्ना का ब्याह होने वाला था? एक ने पूछा। शायद हाँ, दूसरे ने कहा। समर ने हाथ में पकड़े हुए रजनीगंधा के फूलों को देखा और वह फूलों को सीने से लगा करके बिलख पड़ा। अचानक किसी के द्वारा पकड़ करके झकझोरे जाने से उसकी सुध लौटी। चाचा, चाचा, क्या हुआ? रजत के झकझोरने से समरकांत की तंद्रा भंग हुई। उनके गाल आंसुओं से भीग चुके थे। उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा साफ किया और अपनी बगल में रखे हुए रजनीगंधा के फूलों को देख करके बोल पड़े, ये यहाँ कैसे? कौन लाया इन्हें? मैं लाया। आप आते समय वही बेंच पर भूल करके चले आए थे तो मेरी नजर पड़ गई और मैंने उठा लिया। मदन ने बताया। आज फिर मैं ये फूल तुम्हें नहीं दे पाया। समरकांत मन ही मन बुदबुदाए। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।